बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है क्योंकि संपत प्रकाश की डेथ हुई है कल शाम और आज उसके आखिरी रसूमात अंजाम दिए जा रहे हैं। और मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो अभी सियासी तस्वीर बदल रही है, अजित पवार ने डिप्टी सीएम के ओहदे के बतौर हलफ लिया है। इन खबरों के हवाले से जो अहल हवाल है वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी लेकिन अफसोसनाक खबर कि श्रीनगर के मोमिनाबाद बटमालू के अंदर आगजनी के दौरान, आग की एक होलनाक वारदात के दौरान एक कॉम्प्लेक्स जो है मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है। आपकी लपटें, ये काला धुआं अपनी तस्वीरों के अंदर आपसे साफ देख सकते हैं, जो हमारे जो कैमरामैन हमारे नुमाइंदों ने पहुंचाई है। और डायमंड हार्डवेयर के नाम से मोमिनाबाद बटमालू के अंदर जो ये कॉम्प्लेक्स था, जो पेंट रिलेटेड, थिनर्स रिलेटेड और वॉल पुटी रिलेटेड जो मटेरियल यहां पर स्टोर किया गया था, उसी में अचानक आग नमूदार हुई और आनन फानन में आग ने पूरी जो बिल्डिंग है उससे लपेट में ले लिया। हालांकि इसके आसपास और भी बिल्डिंग्स हैं। और जो ही फायर ब्रिगेड को ये इतला मिली कि यहां आग लगी है, तो 2:47 के बाद ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। पहले 6 गाड़ियां यहां जो फायर टेंडर्स है यहां रवाना की गई, लेकिन उसके बाद ये बढ़ती बढ़ती जो उनकी गाड़ियों की तादाद वो 15 से 16 तक पहुंच चुकी है। और आग बुझाने का जो अमल था वो लगातार जारी था। पहले फायर ब्रिगेड से वाबस्ता जो लोग हैं वो इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, और उसके बाद अपने नुमाइंदे फैसल के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तस्वीर क्या है, अभी सूरत क्या है। लेकिन फायर ब्रिगेड से मुतलिक जो अफसरान हैं, जो कारकुनान हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। 40 मिनट हमें कॉल मिली है, तो साथ ही हमने इधर रूट किया है। तो कितनी गाड़ी यहाँ पे ऑपरेट? उस वक्त हमने 6 फायर टेंडर निकाले थे, उसके बाद में हमने और 9 फायर टेंडर निकाली। इस वक्त तक यहाँ पे जो फायर टेंडर का है वो कुछ 15-16 है, 16 है यहाँ पे इस वक्त। ये जो बिल्डिंग है, क्या कौन सी बिल्डिंग है, उसमें क्या माल है? ये यहाँ पे शोरूम था, लेकिन पेंट का इसमें जो स्टोर है ये ट्रिपल स्टोरी है। ट्रिपल स्टोरी, इसमें खाली ये पेंट है, थिनर है, तो वॉल पिटी है, ऐसे कुछ आइटम है इसमें। बहुत यहाँ आधे कोई ये भी नहीं है, यहाँ पे मिलता है, पानी भी नहीं है नजदीक में, किसी जगह है पानी भी नहीं है किसी जगह। कितनी गाड़ियाँ आपके यहाँ पे काम कर रही हैं? 15 गाड़ियाँ है हमारे पास इस वक्त, फायर टेंडर्स 15। फायर टेंडर्स यहाँ पे रवाना किए जा चुके हैं और आग बुझाने का अमल जो है वो आखिरी इत्तला मिलने तक जारी था। आप ये काला धुआं आप दूर से ही अंदाजा कर सकते हैं कि आग किस कदर भयानक थी। आपकी लपकें बाहर से ही नजर आ रही थी। और यहाँ फायर टेंडर्स के साथ साथ जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है आग बुझाने का, उसका यहां पर इस्तेमाल किया जा चुका है ताकि आग मजीद फैलने से रोका जा सके। फैसल, हमारे नुमाइंदे अभी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। फैसल, क्या कुछ अभी तस्वीरें हैं, क्या अभी सूरत हाल है, क्या इस आग पर काबू पाया गया है, या कि अभी भी जो फायर ब्रिगेड है वो अभी भी मौके वारदात पे अभी भी मौजूद है? बात करते हैं तो आग तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट जो फायर के बाद इसी वक्त यहाँ पर कार्रवाई की, लेकिन 2 घंटे से यहाँ पे कार्रवाई कर यहाँ पे कार्रवाई कर 50% ही काबू आग पे लगाया गया, आग पे पाया गया है। आपको बता दें कि वेबसाइट पे टेंपुरा रूट वेबसाइट पे है, जो बटमालू से टेंपुरा रोड जाता है, 3 स्टोरी है। और पूरा जो माल था वो सिर्फ रंग रोगन के लिए जो माल है, पेट था, जो बाकी। लेकिन फैसल, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपने एडिटर से कि वो पहले देखिए कि आवाज साफ क्यों नहीं आ रही है। हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे फैसल के साथ, क्योंकि आवाज फैसल की साफ नहीं आ रही है। बिल्कुल फैसल, आप कंटिन्यू करिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ बिल्डिंग है, इसमें जो सारा माल है वो रंग का है, तो इसमें जो आग है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसके जो मकान थोड़ा बहुत आया है और कोशिश की जा रही है तो आपको बुझाने की कोशिश की जा रही है। रिहायशी मकान था या बाकी कम्प्लेक्स है, उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। लोकल यहाँ पे है, जो कश्मीर पुलिस के नौजवान है, वहीं जो फायर टेंडर थे उनको करे, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से उनको भी दिक्कतें आ रही, क्योंकि यहाँ पे तरह का कोई झील नहीं है, कोई दरिया नहीं है जहाँ से पानी रिफिल कर सकते हैं। दूर दिल्ली में जाना पड़ता है, उसके बाद पानी लेके आना पड़ता है। अभी आग जारी है, आपकी लपकें अभी भी जारी हैं, या कि फिर काबू पाया गया है?
देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि जो आग है उसमें 50% काबू पाया गया है, लेकिन अभी भी कभी कभी जो है लपटें जो अभी भी उठ रही है, धुआं अभी भी उठ रहा है, अभी जो है अंदर की सूरत का जायजा नहीं लिया जा रहा है। बाद में जो फायर टेंडर थे वो क्या पानी फेंक रहे हैं, इसके बावजूद जो है आग से काबू करके नहीं पाया जाए, क्योंकि आपको याद पता होगा कि एक स्टोर है जिसमें ज्यादातर लोग। फैसल, जब हम जो महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ जब आपकी बात हुई थी तो उनका कहना था कि 15 से 16 गाड़ियां यहां पर है जो आग बुझाने में अभी लगी हुई हैं। तो क्या 16 गाड़ियों का पानी भी कम पड़ गया है जिसकी वजह से अभी मजीद पानी की जरूरत महसूस की जा रही है? लेकिन न कि सिर्फ 16 गाड़ियां यहाँ पे ऑपरेट करें, जो लेटेस्ट जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के पास है, लेटेस्ट गाड़ियां जो है वो भी यहाँ पे आए हैं, उसके बावजूद आग पे जो अभी भी काबू नहीं पाया जा रहा है। और जो मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो पानी की किल्लत की आ रही है। जैसा मैंने पहले कहा, एरिया में किसी तरह की कोई वाटर फैसिलिटी नहीं है जिससे रिफिल हो सकती है ये गाड़ियां, इनको दूर जाना पड़ता है। पहले यहाँ पे अगर 16 है, 16 में से 8 को रिफिल करने बनाना पड़ता है, 8 यहाँ पे ऑपरेट करती है। जब तक उन 8 खत्म होता है फिर वो निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फायर टेंडर्स तो आ रहे हैं, बाकी तो वो बड़े जो हम कह सकते हैं तजुर्बाकार लोग इस तरह काम कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। आखिर पर फैसल, मुख्तसरन जानना चाहेंगे, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लोग थे क्या उन्हें ठीक तरह से रेस्क्यू किया गया है? बस है तो सलामत उन्हें निकाला जा चुका है? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी तक किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो माली नुकसान है वो करोड़ों रुपए का हुआ है। जो भी साधु समाज चलिए, गनीमत ये है कि सभी लोग जो अंदर थे उन्हें बसैर और सलामत यहाँ से निकाला जा चुका है। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से जानकारी देने के लिए। फैसल रियाज हमें अपडेट कर रहे थे बराह रास्त बटमालू से, जो कह रहे हैं कि लगभग 50% जो आग पर काबू पाया गया है, लेकिन 16 गाड़ियां जहां पर यहां काम पे लगी हुई है, आग बुझाने के अमल में लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आग पर अभी काबू मुकम्मल तौर पर नहीं पाया गया है। 50% के करीब आग पर काबू पाया गया है। और प्रायोरिटी यह भी है कि आसपास के जो बिल्डिंग्स है वहां तक आग ना फैले, उन्हीं एंड से इस बिल्डिंग को पहले आग बुझाया गया है। लेकिन साथ ही साथ आसपास पानी ना होने की वजह से भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर और कश्मीर के अंदर जाने वाली आवाज संपत प्रकाश, जो कि एक पंडित फैमिली से ताल्लुक रखते थे और कश्मीर के अंदर काफी वक्त से रह रहे हैं और उन्होंने हिजरत नहीं की थी, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी हालात बने। लेकिन कल शाम या कल बाद सपहर हरकत कल बंद होने की वजह से वो इस दुनियाई फानी से कूच कर गए, इंतकाल कर गए। और इस हवाले से आज संपत प्रकाश के आबाई घर या उनका जो रिहायशी घर है हारवन श्रीनगर के अंदर, वहां पर लोगों का तांता बंदा रहा। और इस दौरान मकामी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, उनके घर में आए और ताज़ियत पुरसी के लिए आए। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये संपत प्रकाश के फर्जंद है और उसके साथ साथ उनके साथ ताज़ियत पुरसी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी था। सियासी, समाजी और ट्रेड यूनियन से लेकर जो ट्रेडर्स है, हर तबका हाई फिक्स से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी तरफ से ताज़ियत पुरसी का सिलसिला लगातार उनके घर में जारी है। और संपत प्रकाश जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस एतबार से भी जाने जाते हैं कि जब ट्रेड यूनियन का मसला हुआ था तो उसमें जो डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानब से आया है वो संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट था और वह आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक तारीख जो है बनी हुई है। तो इस वजह से संपत प्रकाश हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाज उभारते रहे, जम्मू कश्मीर की भाईचारे की बात करते रहे, कश्मीर के मुसलमानों और हिंदुओं की भाईचारे की भी बात करते रहे और हकाइक जो है और उन्हें जैसे भी हालात हों उसमें उन्होंने उनकी वजाहत की है, उनकी आवाज जो है बुलंद की हुई है। तो इस तरह से आज अभी थोड़ी देर पहले संपत प्रकाश के आखिरी रसूमात अंजाम दिए गए हैं। श्रीनगर के करानगर इलाके के अंदर उनके आखिरी रसूमात जो है यहां पर अंजाम दिए गए और यहां पर मकामी मुसलमान भी थे, ट्रेड यूनियन लीडर्स भी थे, सियासी लीडरान भी थे, उनकी खासी तादाद यहां पर मौजूद पाई गई है। और इस दौरान आज जो है उनके आखिरी रसूमात अंजाम दिए गए। इस तरह से कश्मीर के भाईचारे की, सेकुलरिज्म की एक तवाना आवाज संपत प्रकाश को कश्मीर के लोग अलविदा कर चुके हैं।
जी, इसी कश्मीर में ही इसने अपनी जान को कुर्बान कर दी। ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा? ये एक यूनिक पर्सन था, यूनिक पर्सन। ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं। इसने बैठो, थकावट हो गई, कुछ नहीं, आज मैंने उससे मिलना, मेरा वो मसला हल करना है, मेरा वो मसला हल करना है। ये बनेगा, अब सारे मसले उधर ही हल कर लेगा। कुछ भी नहीं, कहने लगा खाना खाया, सब कुछ किया, आइसक्रीम खाई, लस्सी पी, खाना खा, कहने लगा मुझे पता नहीं कुछ हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गर्मी वार्मी आपको लग रही, इतनी दौरानी पसीनो पसीने हो गए। मैंने नीचे वालों को बुलाया, मैंने कहा आप ऊपर जरा एकदम से आप, फिर ऊपर वाले इसको बस ले लिए इधर शॉर्ट में ही है डिस्पेंसरी को, उन्होंने कहा इसको 100 रखो है, ये रास्ते में ही इसको खत्म हो गया। ये कश्मीर वो चाहते ही नहीं थे यहाँ से जाना, मतलब वो तो यूजुअली समर में यहीं मेरे पास ही रहते थे, मेरी पोस्टिंग यहीं है, तो मैं समर में वो यूजुअली यहाँ मेरे पास ही रहते थे और विंटर में सर्दी के कारण चले जाते थे। और उनका भाईचारा का तो पूरी JNK जानते हैं कि वो कैसे बात करते थे, कैसे लोगों को मिलाते थे, किस ढंग से चाहते थे, कितना मोहब्बत। और ये था यहाँ के कश्मीरी जो मुस्लिम ब्रदरन हैं और यहाँ के मतलब उनका मोटो ही यहाँ की सारे जितने भी हैं यहाँ पे कश्मीरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबके इनके एक जैसे हमारा जैसे पहला कल्चर होता था वैसे ही वो क्रिएट होता। भी आज संपत प्रकाश के घर भी गए हैं, ट्वीट भी किए हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और पूरा कश्मीर संपत प्रकाश के इंतकाल पर मातम कुनान में शामिल है और मातम कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि संपत प्रकाश को वह कश्मीर की एक तवाना आवाज समझते हैं, कश्मीर के भाईचारे की आवाज उन्होंने हमेशा बुलंद की हुई है। तो इस हवाले से नासिर असलमानी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, उन्होंने यही कहा है कि उन्हें भी काफी अफसोस है कि संपत प्रकाश जी आज इंतकाल कर गए और उसने बहसत ट्रेड यूनियन लीडर हमेशा मजदूर और मुलाजमिन की आवाज बनकर तर्जुमानी की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की आईनी बालादस्ती के लिए भी काम किया है और वो एक तवारीख बनकर रह गई है। संपत प्रकाश जी के इस बेवक्त मौत से काफ़ी अफसोस हुआ। वो एक लेजेंडरी ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं। उन्होंने हमेशा मजदूरों, मेहनत कशों और जितने भी यहाँ पे ट्रेड यूनियंस के साथ जुड़े हुए लोग थे उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाई है, उनके मसाइल को हमेशा उजागर किया है। मेरी दानिश में जब से मैंने भी होश संभाला और थोड़ी बहुत सियासी समझ आई तो तब से उनका नाम यहाँ की ट्रेड यूनियन मुहिम में जुड़ा रहा। हम अक्सर उनको काफ़ी जो है इनके मसाइल के बारे में एजिटेट करते भी देखते आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो उनकी वो मशहूर हुए जब उन्होंने यहाँ के आईनी बालादस्ती को कायम करने के लिए अदालत का दरवाज़ा उस वक़्त उन्होंने खटखटाया और एक जजमेंट जो जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है बार बार, वो उन्हीं के नाम से मंसूब थी। तो कितना बड़ा लॉस हुआ सर? ऐसे लोगों का जाना हकीकी तौर पे एक बड़ा नुकसान होता है। जो लोग इस रियासत की तारीख को जानते थे, इसके साथ PDP के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से भी रिएक्शन आया है, क्योंकि वो भी आज यहाँ करानगर आए हुए थे और आखिरी रसूमात जब संपत प्रकाश के अंजाम दिए जा रहे तो उस मौके पर वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ कहा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सियासत से बालातर थे और वी हैव लॉस्ट अ कश्मीरी टुडे, अ ह्यूमन एंड समवन हु विल स्पीक फॉर ऑल ऑफ अस। तो मेरे ख्याल में एक आवाज़ हमने आज खोई है, इसलिए आज आप देख रहे हैं कितने लोग, सारे मुसलमान जमा यहाँ पे हुए हैं। तो ये इस आवाज़ में मतलब जो हमने खोई है उस सब का हमें एहसास है और मेरे ख्याल में संपत प्रकाश जी बेहतरीन कश्मीरी थे और जहाँ इतनी लड़ाई है कश्मीरियत पे, कश्मीरी पे इतनी जंग चल रही है, तो इस इंसान ने वाकई में बुरे से बुरे वक्त में न सिर्फ हमारे साथ रहे, कश्मीर भी नहीं छोड़ा। और PDP के जो लीडर है वहीदुर रहमान पर्रा, उनका कहना है कि
संपत प्रकाश एक बेहतरीन कश्मीरी थे, एक बेहतरीन इंसान थे और भाईचारे की आवाज़ उन्होंने हमेशा बुलंद की हुई है। मोहम्मद मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने कहा कि संपत प्रकाश की मौत कश्मीर और यहाँ के तहजीब के लिए एक बड़ा नुकसान है और उन्होंने कभी भी यहाँ से हिजरत नहीं की और वो एक निडर शख्सियत के मालिक थे। बहुत ही बड़ा एक लॉस है कश्मीर के लिए, कश्मीर के कल्चर के लिए। और जो ये बात करते थे, ये याद दिलाते थे सबको कि जम्मू कश्मीर, खुसूसन कश्मीर सेक्युलरिज्म का गहवारा रह चुका है और उन्होंने कभी यहाँ से हिजरत नहीं की, कभी बाहर नहीं गए, कभी डरे नहीं और जो बात दिल में थी वो बात बोल दी। 1947 के वाक़े से लेकर आज तक इन सब वाक़यात का ये सही जिक्र करते थे, चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। हमारे लिए एक कश्मीर नेशनलिज्म के लिए बहुत बड़ी लॉस है और हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनल लॉस है। और हम दुआ करते हैं कि मैं ही रेस्ट इन पीस, इनको स्वर्ग अता करे भगवान अल्लाह। और इनके बच्चों के साथ हम ताज़ियत यहाँ पे करने आए हैं, अल्लाह जी की तरफ से ताज़ियत करने आए हैं इनकी। मोहम्मद मुजफ्फर शाह के साथ साथ मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन लीडर्स की जानब से, जो साबिका ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं या प्रेजेंटली जो ईजैक के साथ वाबस्ता है, उनकी जानब से भी रिएक्शन आए हैं क्योंकि संपत प्रकाश मुलाजमीन की और उसके साथ साथ जो मजदूर है उनकी एक तवाना आवाज़ थी, उनकी एक मजबूत आवाज़ थी और हमेशा से वो मुलाजमीन और मजदूरों की जंग लड़ते रहे और मुलाजमीन को जो हक है उन्हें दिलाते रहे। और इस हवाले से मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन लीडर का ये कहना है कि यह सिर्फ ट्रेड यूनियन के लिए नुकसान नहीं है बल्कि कुलहुम कश्मीर सोसाइटी के लिए एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने भाईचारे की बका के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। ये जम्मू कश्मीर की 47 के बाद के तवारीख की गवाह भी थे। उन्होंने कभी भी अपने असूलों पर सौदा नहीं किया। संपत प्रकाश एक बेहतरीन लीडर थे, ये मुख्तलिफ लीडरान कहते हैं जो ईजैक और ट्रेड यूनियन के साथ वाबस्ता है। ये कौमी सरमाया था, ये एक अनबायस्ड ट्रेड यूनियन लीडर था। सियासी, समाजी, इक़्तिसादी मामलात पर, लिसानी मामलात पर, यहाँ के हमारे रिसोर्सेज पर, उनके तहफ़्फ़ुज़ पर उसकी पूरी नज़र थी। इन्होंने मुलाजमीन के, वर्किंग क्लास के लिए इतनी जुद्दोजहद की, ज़िंदगी के कीमती 50 साल उन्होंने सरफ किया है। रियासती मुलाजमीन के जुद्दोजहद के बाद पेंशनर्स एसोसिएशन के सरबराह रहे, यहाँ के पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स की बात करते थे। उसके साथ साथ रियासती लेवल के सियासी मामलात, नेशनल लेवल के सियासी मामलात और इंटरनेशनल लेवल के सियासी मामलात पर इसकी पूरी नज़र थी। ये पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट के खिलाफ ये बात करते थे, यहाँ के रीजनल आइडेंटिटी के बारे में बात करते थे। यहाँ जहाँ जिस तरीके से भी जुल्म होता था, बर्बरियत कहीं से भी हो रही। ये लॉस न सिर्फ ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए नाकाबिल तलाफ़ी है बल्कि सोसाइटी के लिए भी है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जहाँ मज़दूरों की लड़ाई इन्होंने हमेशा लड़ी है, वहीं पे इन्होंने ये जो है कम्युनल हार्मनी के लिए काम किया है। इन्होंने, ये एक सियासतदान तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन हिस्टोरियन भी थे। इनको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पे पूरी इनकी जो नज़र थी और उस पर दस्तराज थी और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रेड यूनियन में तो नुमाया है। सियासी, समाजी और ट्रेड यूनियन लीडर से वाबस्ता जो लोग हैं उनके रिएक्शंस तो हमने संपत प्रकाश को लेकर कि वो कैसी शख्सियत के मालिक थे, वो कैसे ट्रेड यूनियन लीडर थे, कैसे इंसान थे, कैसे कश्मीरी पंडित थे जो कश्मीर की इस मुसलमान सोसाइटी के अंदर रह रहे थे, उनके तासुरात के हमने आप तक पहुँचा है। लेकिन जहाँ पर संपत प्रकाश रह रहे थे हारवन के अंदर, उनके आसपास जो पड़ोस के लोग हैं उनका क्या ख्याल था संपत प्रकाश को लेकर, आइए अब तक पहुँचाते हैं। संपत प्रकाश जो उनके पड़ोसी हैं उनकी जो रिएक्शन है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, कोशिश हुई थी लेकिन टेक्निकल खराबी की वजह से जो उनके साउंड बाइट्स हैं वो हम आप तक नहीं पहुंचा पाई हैं। जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं वो भी यही कहते थे कि संपत प्रकाश वैसे तो एक पड़ोसी बहुत अच्छे इंसान थे और कोशिश हमारे हमेशा उनकी ये रही है कि वो आसपास के लोग, चाहे वो किस मजहब से भी ताल्लुक़ रखते हों, किस समाज से भी ताल्लुक़ रखते हों, किस ज़ात से भी ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन हमेशा भाईचारे के साथ एक इंसान दोस्त की हैसियत से वो हमेशा उनके साथ पेश आते थे। नाज़रीन, बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर आज एक घमासान हुआ है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ही अजीत पवार, जो कि शरद पवार एनसीपी के जो सदर हैं, उनके भतीजे हैं, उन्होंने
आज एनसीपी की जो शरद पवार की जमात है वहां से इलाहिदा होकर दूसरी पार्टी जो है ठीक उसी तरह जिस तरह एकनाथ शिंदे ने बनाई थी और अलहदा होकर उन्होंने आज जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है जो एकनाथ शिंदे की सरकार है। और इस तरह से आज जो महाराष्ट्र के सरकार में आज एक और अंग जुड़ गए हैं और वो अंग डिप्टी सीएम की हैसियत से अजीत पवार जुड़ गए हैं। तो इस तरह से आज अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर हेल्प लिया है। न सिर्फ इतना बल्कि कहा जा रहा है कि अजीत पवार के साथ मजीद 30 लोग हैं जो उन 53 एमएलएज में शामिल हैं जो शरद पवार की एनसीपी में शामिल थे, लेकिन एनसीपी से इलाहिदा होकर अब वो अलग जो अजीत पवार की जमात बनने जा रही है, जो ग्रुप बनने जा रहा है, उसके साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने सपोर्ट किया है एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो मखलूत सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, उनका उन्होंने दामन थाम लिया है। और 9 ऐसे एमएलए हैं जिनने बैसती वजीर भी हलफ उठाया है या उठाने जा रहे हैं, लेकिन पैनल में हैं। हम कोशिश करेंगे, हम आपको सीधा ले चलते हैं मुंबई, जहां कोशिश करते हैं आपको सीधे मुंबई ले जाने की, जहां हमारे हकीम देशमुख जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है। हकीम, क्या कुछ अपडेट है अभी तक, क्योंकि खबर आ रही है कि जो एनसीपी है वो भी अब 2 धड़ों में तकसीम हो गई है, अभी तक का क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से एनसीपी की हम बात करते हैं तो शरद पवार कद्दावर नेता महाराष्ट्र के रहे हैं, लेकिन अब शिवसेना जिस तरीके से उद्धव शिवसेना थी उसके साथ एकनाथ शिंदे जो थे वो पहले अलग हुए और आपकी अगर बात करें तो एनसीपी में भी जो 2 टूट है वो गिर गया है। कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है वो 30 से 40 एमएलए को लेकर के जो है वो सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से पहले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, अब वो त्रिगुट की सरकार बन गई है जिसमें अजीत पवार भी शामिल हो गए हैं और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली। वही 9 मिनिस्ट्री जो है वो उनके लोगों को मिली है। जी हकीम, जानना चाहेंगे क्योंकि जब हम एनसीपी के सरबराह जो हैं उनकी सियासत के करियर को देखते हैं और उनसे हिंदुस्तान की सियासत, पूरे भारत की सियासत के अंदर एक अहम किरदार तस्वर किया जाता था, और आज उन्हीं की उस सियासत में इस तरह सिंह अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं उनने लगाई है, तो अपोजिशन के लिए इसे कितना बड़ा नुकसान करार दिया जाता है? देखिए, जिस तरीके से अजीत पवार की बात करते हैं तो काफी पहले से वो नाराज चल रहे थे और अगर 2019 की जब हम बात करेंगे तो तब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही थी। उसके पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर के सुबह सवेरे ही जो उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया था और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की एक गठबंधन वाली सरकार बनी थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बने थे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन सरकार भले ही 2 दिन से ज्यादा ना चली हो, लेकिन इतिहास जो है ये बताता है कि इससे पहले भी अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ जा चुके हैं। उनके लिए कोई नई बात नहीं है कि आज अगर वो गए होंगे तो ये नई बात नहीं है। और जो झटका उसको शरद पवार को इससे पहले लगा था वो माना जाता है कि शरद पवार की वो रणनीति रही है, बड़े रणनीतिकार है। आखिर पर जाना चाहेंगे हकीम, क्या अजीत पवार के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि 1/3 मेजॉरिटी उन्हें चाहिए पार्टी से इलाहिदा होने के लिए या पार्टी को कूप करने के लिए, जैसा कि हम देखते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, तो क्या उतनी तादाद है उनके पास एमएलएस की कि वो शरद पवार को दरकिनार कर अपनी जो एनसीपी है उसकी जो बागडोर है संभाल सकते हैं? देखिए, इससे पहले शिंदे गुट की बात करते हैं हम तो 40 एमएलए को लेके गए थे, उसी के तर्ज पर 53 एमएलए एनसीपी के पास कुल मिलाकर अभी थे, जिसमें से 40 एमएलए का दावा जो है वो अजीत पवार कर रहे हैं। अजीत पवार का मानना है कि 40 एमएलए उनके साथ है और कुल मिलाकर के जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही नहीं आएगा कि इतने बड़े जो पार्टी के जो नुमाइंदे उनके साथ है, इतने लोग उनके साथ है, तो बाकी की चीजें आगे नहीं होगी। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में इससे पहले शिवसेना की जिस तरीके से कानूनी लड़ाई चल रही है, क्या वो उसी तरीके की लड़ाई अब एनसीपी में भी आगे चलती है, ये देखना है। हकीम देशमुख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। हकीम देशमुख जो हमें महाराष्ट्र से अपडेट कर रहे थे, यानी अजीत पवार का ये दावा है कि 53 एमएलए में से 40 के करीब एमएलए
का ताउन उन्हें हासिल है और इस हवाले से उनकी मजबूती जो है वो एनसीपी के अंदर बन रही है। शरद पवार को दरकिनार कर चुके हैं। शरद पवार वो चेहरा जो मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए जंग लड़ रहे थे, लेकिन यहां पर अपने ही भतीजे ने उनकी कुर्सी खिसक ली है, जिसकी वजह से न सिर्फ शरद पवार की एनसीपी पर एक बड़ा असर पड़ा है, बल्कि जो एक महागठबंधन या एक अपोजिशन का जो एक यूनाइटेड फ्रंट पूरे मुल्क के अंदर बन रहा है, उससे भी एक नुकसान होते हुए इसे ताबीर किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।